नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पुष्पेंद्र सैनी स्वागत करता हूं आपका वाइब्रेंट करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट ई लर्निंग पर। आज के सेशन में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो मेंस पेपर हुआ है उसमें क्वालिफाइंग सब्जेक्ट कंप्यूटर के बारे में। कि कंप्यूटर का जो पेपर है वो बताया जा रहा है कि बहुत ही टिपिकल पेपर था या फिर बहुत ही हार्ड पेपर आ गया है। कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो अपने को हार्ड लगे हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो अपने आराम से अपन कर सकते थे, उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है आपको साइड में ये इमेज दिख रही होगी, तो ये इमेज किस लिए है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो इमेज है ये अपने बुक की इमेज है कि कौन सा क्वेश्चन अपनी बुक में कहाँ से उठाया गया था या कहाँ पर अपनी बुक के अंदर छपा हुआ है। मैं आपसे कहूँ तो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अपनी बुक के अंदर से छपे हुए क्वेश्चन है, ऐसे के ऐसे छपे हुए क्वेश्चन है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो एक दो क्वेश्चन जो है वो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, यानी दो तीन क्वेश्चन को एक जगह करके और वो अपने से पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो मान लीजिए कि अपना जो है वो लेवल के बाहर का क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अगर आपने क्लास ली है और क्लासेस के अंदर अगर आपने रेगुलर स्टडी की है तो मुझे लगता है कि ये जो पेपर है ये आपको मॉडरेट भी लगेगा। वैसे तो मॉडरेट पेपर अपन इसको कह सकते हैं कि भाई इजी भी नहीं था, लेकिन ये हार्ड भी नहीं है जैसा कहा जा रहा है ना टफेस्ट। जैसे कई सारे चैनल्स है, कई सारे गुरुजन हैं, माननीय गुरुजन हैं, जिन्होंने कह रखा है कि भाई ये टफेस्ट पेपर था, ये था, वो था। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एक ऑफिसर रैंक के आप हैं, मिनी आईएएस अगर आप बनने जा रहे हैं, तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भैया एकदम से छोटे छोटे से क्वेश्चन तो ना पूछे जाने। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल तो होंगे ही होंगे। तो देखो, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर आपसे बात कर लेता हूँ। और 18 तारीख को लगे हुए पेपर में पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एमएस अपना जो पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो एक्टिव करके एडिटिंग मोड पर कैसे लौट सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने पावर पॉइंट के अंदर जो है वो स्लाइड शो चला रखा है। इसने क्या कहा है, एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो एक्टिव करके, सॉरी एग्जिट करके, तो आपने चला रखा था तभी तो आप एग्जिट करोगे ना, एग्जिट करके एडिटिंग मोड पर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, एल्ट प्लस टेब, स्पेस बार, स्कैप प्रेस करें, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, आपको नहीं पता, पावर पॉइंट नहीं चलाना आता, किस तरीके से होता है ना, आपने पावर पॉइंट मान लीजिए पढ़ा है। ठीक है, दो चीजें पावर पॉइंट में ऐसी होती हैं जो बेसिक चीज होती हैं, और ये तो हर व्यक्ति को आनी चाहिए, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। पावर पॉइंट में कौन से बेसिक दो चीजें हैं कि स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है और स्लाइड शो को चालू करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्लाइड शो को चालू करने के लिए, स्टार्टिंग से चालू करने के लिए F5 का यूज करते हैं, और स्लाइड शो को बंद अगर अपने को करना है तो बंद करने का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा कि आपको नहीं पता कि भाई पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे चलती है, क्या होता है। आपको ये तो पता है, आपने कीबोर्ड पढ़ा था, कीबोर्ड के अंदर मैंने क्या कहा था कि कीबोर्ड की पहली की जो होती है वो स्कैप की होती है। ठीक है, देखो मेथड बता दूं अलग अलग, अगर आपको नहीं भी पता है तो इसको आप कैसे कर सकते थे कि कीबोर्ड की पहली की कौन सी होती है, मैंने आपको पढ़ाया था स्कैप की होती है। यूज क्या लिखवाया था उसको कि वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को तुरंत डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्कैप की का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्केप की का। तो वर्तमान में प्रोग्राम क्या चल रहा था, यहाँ पर स्लाइड शो चल रहा था, और ये क्या कह रहा है, उसको एग्जिट करना है। एग्जिट के लिए किसका यूज करेंगे, एक तो आप यहां से इसको सही कर सकते हैं कि स्केप की का यूज किया जाएगा। ठीक है, दूसरा आप ऑप्शन बेस इसको देख सकते हैं। आपने अगर कीबोर्ड पढ़ा है एल्ट प्लस टेब, मैंने क्या बताया था, एल्ट प्लस टेब का यूज किस लिए किया जाता है। टेब का अगर आप यूज करोगे तो नेक्स्ट वाली कोई भी आपका जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप चले जाओगे। ठीक है ना, इसके बाद में मैंने आपसे कहा कि एल्ट के साथ में टेब का यूज, यानी कि आप टैब्स पे अगर इधर उधर मूव करना चाहते हैं, ऑप्शन के ऊपर अगर इधर उधर मूव करना चाहते हैं, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है भैया, टेब का यूज किया जाता है। याद आया। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ स्पेस बार का यूज किस लिए किया जाता है, तो देखो एक तो स्पेस देने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा, हम लोग मान लीजिए कि किसी भी ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन हाईलाइट है तो उसको आगे की तरफ एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जैसे मानो तीन ऑप्शन है अपने, एक तो ओके का है, एक कैंसिल का है, और एक मान लीजिए कि कोई और ऑप्शन है, और ओके वाला ऑप्शन हाईलाइट है, उसको अगर आप दबाना चाहते हैं तो माउस से क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तब भी वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये भी नहीं होने वाला और ये भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल प्लस एस क्या यूज होता है, फाइल को सेव करने के लिए, ये भी नहीं होने वाला। बच गया कौन सा, स्केप बच गया।
ठीक है। अब स्केप कहाँ से याद आ जाएगा कि यार कीबोर्ड के अंदर ही बता दिया था कि किसी भी, अगर आप ऑप्शन को क्या करना, किसी भी चल रहे प्रोग्राम को अगर आप तुरंत निष्क्रिय करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो किसका यूज किया जाएगा, स्केप की का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तीसरा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो कि अपनी जो बुक है, बुक का 81 नंबर पेज है, कितना है, 81 नंबर पेज है, जिसके अंदर नोट डाल के मैंने अलग से लिख रखा है कि स्लाइड शो रोकने के लिए ESC यानी स्केप की का उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्केप की का यूज किया जाता है। नोट डाला है अलग से भैया, क्या डाला है, अलग से नोट डाला है, क्योंकि पता था कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो अलग से इसको नोट डाल करके मैंने यहाँ पर बताया है आपको। ठीक है, फिर से मैं आपको कह दूं कि किताब की थ्योरी जो है वो 125 पेज में है। कितने पेज में है, 125 पेज में, और बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल क्या है आपकी, 125 में है। तो आप बताओ कि हिंदी मीडियम से अगर हो तो आपके लिए कितने पेज हैं, 63। कितने पेज हैं, अप्रोक्स 63, भाई 62.5 हो गया वैसे तो, लेकिन अप्रोक्स अगर माने तो 63 पेज है। और इंग्लिश के माने कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए भी कितने, 63 पेज हैं। ठीक है, तो 63 पेज तो आप कर सकते हो ना। और पूरा मैं कहूँ तो कि इसमें मैक्सिमम भाग जो है, पेपर का जो मैक्सिमम भाग है वो अपनी बुक के अंदर से है। ठीक है ना, अलग से अपना एग्जैक्ट लिखा हुआ अपने सामने है। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन की अगर बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोलता है, आउटबॉक्स में, किसमें, आउटबॉक्स के अंदर, आउटबॉक्स, पहली बात तो ये ऑप्शन क्या दे रहा है, आउटबॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं विशिष्ट रूप से की जा सकती है। आउटबॉक्स के अंदर कौन से मेल होंगे भाई, ऐसे मेल जो हमने भेजे थे लेकिन वो वापस वहां से क्या हो गए, आ गए, और अपने कहां स्टोर हो जाएंगे, आउटबॉक्स में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए अपन कर क्या सकते हैं, आउटबॉक्स वाले मेल के साथ अपन क्या कर सकते हैं, देखो, क्या प्राप्त ईमेल को डिलीट किया जा सकता है। हमें इनबॉक्स के अंदर जो मेल मिला है, यानी कि जो मेल अपने को मिला है वो कहां पर होगा, इनबॉक्स में होगा। उनको डिलीट करेंगे तो आउटबॉक्स में जाएगा क्या, ठीक है ना। डिलीट करने के लिए, यानी अपन ने डिलीट कर दिया, डिलीट करने के लिए अपन आउटबॉक्स का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट को मैनेज करने के लिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी जो है, यानी कि मान लीजिए कि आपके कई सारे मेल हैं, उनको मैनेज करेंगे आउटबॉक्स से, नहीं कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है उन मेल को एडिट करना जो अभी भेजे जाने बाकी है, बिल्कुल अभी भेजे जाने बाकी तो है, यानी कि आउटबॉक्स के अंदर कौन से होंगे, जिनको अपन ने अभी तक सेंड नहीं किया, अभी सेंड नहीं किया अपन ने। ठीक है, तो इनको भेजा जाना क्या है, बाकी है, और ये कहां पर होंगे, आपके आउटबॉक्स में होंगे। किस में होंगे, आउटबॉक्स में होंगे। भाई क्लियर, मैं अगर आपको बताऊं तो जब अपन ईमेल पढ़ते हैं तो ईमेल के अंदर मैं एक एक जो चीज है आपको बताता हूं, ठीक है ना। इनबॉक्स में क्या होगा, क्रिएट और कंपोज मेल में क्या होगा, सेंट आइटम में क्या होगा, ड्राफ्ट में क्या होगा, आउटबॉक्स में क्या होगा, वहीं से ये क्वेश्चन है। और मैंने आपको क्लियर कहा भी था कि जो ईमेल है उसको ढंग से अपने को पढ़ना है, क्योंकि हर बार जो है वो सीजीएल के पेपर के अंदर ईमेल से क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। क्लास नोट्स के अंदर इसको बताया गया है, एकदम ढंग से इसको अपन ने समझा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात, तो इसका राइट आंसर इसमें देखो डी ऑप्शन क्या दे रखा है, आर्काइव ईमेल को देखना। अरे इसका यूज जो है, ये मैंने नोट डाल के आपको क्लास नोट्स के अंदर दिखा रखा है कि आर्काइव ईमेल का उपयोग पहले किया, ये ऑप्शन का उपयोग पहले किया जाता था जब अपन डिलीट करते थे। आजकल भी अगर आप देखो तो अपने फोन के अंदर जब आप किसी भी मेल को जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आर्काइव्ड का क्या आता है, ऑप्शन अपने सामने आता है। ठीक है ना, तो आर्काइव्ड मेल जो है वो इसके अंदर, आउटबॉक्स के अंदर अपने को नहीं मिलते हैं। अपने को क्या मिलता है कि उन ईमेल को एडिट करना जो अभी भेजे जाने बाकी है, उनको अपन एडिट करके क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जो भी त्रुटि हुई है उन त्रुटि को सुधार करके अपन भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 3, और इसमें देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, एक्सेल वर्कशीट में जब कोई यूजर एक पंक्ति इंसर्ट करता है तो क्या होता है। अब देखो एक्सेल वर्कशीट में जब कोई यूजर एक पंक्ति यानी रो इंसर्ट करता है तो क्या होता है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन से ही हो जाएगा, ऑप्शन से ही हो जाएगा ना। एक अपने को प्रैक्टिकल चीज पूछ रहा है ये कि अगर आप रो को इंसर्ट करेंगे तो जो रो है वो कहां पर इंसर्ट होगी। ठीक है, अब रो किसको कहेंगे अपन, तो जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल लाइंस जो होती हैं ये तो अपनी कॉलम्स होती हैं, क्या होती हैं, अपनी कॉलम्स होती हैं, और ये क्या हो गए, अपने रो हो गए, ये क्या हो गई, अपनी रो हो गई। अब अपने को मान लीजिए कि नई रो इंसर्ट करनी है, अपन ने ये रो को क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला इसने दे रखा है कि पंक्ति में मौजूद डेटा ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि ये जो रो है इसके अंदर जो डेटा दे रखा है वो ओवरराइट होगा क्या, नहीं, नई अपन रो को इंसर्ट कर रहे हैं तो ये ओवरराइट क्यों होगा भाई, नहीं होगा।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दूसरे में रहेगा सेल की संख्या प्रिंट करना। सेल की संख्या प्रिंट करना, ऐसा तो कोई इसके अंदर है ही नहीं, फंक्शन ही नहीं है, क्या मतलब हुआ सेल की संख्या प्रिंट करना, नहीं। ठीक है, सॉरी 4 नंबर पे चला गया। मौजूदा पंक्ति दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, दाईं ओर, और पंक्ति यानी रो, रो जो है वो दाईं ओर यानी कि इस साइड में कैसे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो पूरी की पूरी क्या है, रो ही है, तो शिफ्ट होना तो बनता ही नहीं है। कॉलम जरूर लेफ्ट और राइट के अंदर क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं बैठ रहा है। नई पंक्ति वर्कशीट के बॉटम में ऐड हो जाएगी, लास्ट में ऐड हो जाएगी। भैया रो आपको चाहिए ही यहाँ पर, तो लास्ट में ऐड कहाँ से हो जाएगी। ठीक है ना, लास्ट में अगर ऐड करोगे तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको खाली रो चाहिए, आपने ये सेलेक्ट किया और आप रो को इंसर्ट कर रहे हैं, तो जितनी भी अपनी रो है वो सभी रो क्या पहुंच जाएंगी, नीचे की तरफ चली जाएंगी, और यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, एक खाली रो अपने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो डी ऑप्शन में अपने को दे रखा है मौजूदा पंक्तियां नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, कि जो आपकी मौजूदा पंक्तियां हैं वो कहाँ चली जाएंगी, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएंगी, बाकी सारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डेट, ये तीनों ऑप्शन जो है ये गलत यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके लिए देखो अपने को यहाँ पर देखो आपको इंसर्ट जो रो कॉलम और टेबल जो है, इसके लिए अपने को यहाँ पर पेज नंबर जो है आपका 69, पेज नंबर 69 के अंदर अपने को ये पूरा पूरा बताया हुआ है। ठीक है ना, बुक के अंदर अगर अपन खोल करके देखें और इसका प्रैक्टिकल करें तो अपने को पूरा समझ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपना 4 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है। MS एक्सेल 2010, कोई सा ही हो एक्सेल, मैंने आपसे कहा था कि भैया घबराना नहीं है, 2 साल तक अपने को लिख करके भेज रहा था 365, अब की बार लिख करके भेज दिया 2010 की, तो कुछ भी लिखो फंक्शन फंक्शन ही है। ठीक है, MS एक्सेल 2010 में काउंट फंक्शन का क्या कार्य होता है। ठीक है, आपको गिने चुने मैंने 20 फॉर्मूले लिखवाए होंगे, गिने चुने 20 ही फॉर्मूले मैंने आपको दे रखे हैं, और जब फॉर्मूले की बात अपनी क्लास में आई थी आपने कहा था सर प्रैक्टिकल करके बताओ, प्रैक्टिकल करके भी हमने देखा था। सभी प्रैक्टिकल करने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, बार बार मैं कह रहा था कि कौन से फॉर्मूले का यूज क्या होता है ये ध्यान में रख लेना। वही इसने पूछ लिया कि काउंट फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है ना, अब इसके लिए मैं अगर आपसे कहूं कि बुक को देख लो, बुक के अंदर भी आपके ये पूरे फंक्शन जो है दिए हुए थे, और ये जो फंक्शन है ये अपने पेज नंबर 72 पर दिए हुए थे। ठीक है ना, इसमें आपको दे रखा था काउंट फंक्शन, सेलेक्टेड एरिया में सेल की संख्या देखने के लिए, यानी सेल की संख्या गिनने के लिए कि सेल में कितनी संख्या है, यानी कितने आपने जो सेलेक्ट किए हैं सेल वो कितने हैं, ये देखने के लिए हम लोग काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद में देखो काउंट का आगे जो है वो काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये सारे अपन ने किए थे। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन अपने को कौन सा दे रखा है, सेल की संख्या गिनना, यानी कि जितनी सेल अपन ने सेलेक्ट कर रखी है उन सेल, वो कितनी सेल अपन ने सेलेक्ट की ये गिनने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अपनी बुक के अंदर साफ साफ अपने को दिया हुआ अपने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला करके मतलब मैं परेशान हो गया था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, विंडोज सिस्टम पर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइल के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन, कोई क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइल जो है उसका जो कीवर्ड होता है वो क्या होता है, तो भैया .exe, .exe का पूरा नाम क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। मैंने हद से ज्यादा बार क्लास के अंदर इस चीज को रिपीट किया होगा। MS वर्ड को भी जब अपन खोल रहे थे तो winword.exe मैंने लिखा था, मैंने कहा था कि .exe हम क्यों लगाते हैं, .exe का पूरा नाम क्या होता है। एक्सेल जब पढ़ा तब भी मैंने ओपन करके आपको दिखाया था कंप्यूटर के अंदर कि इसको excel.exe से ओपन करेंगे, exe का फिर से मैंने नाम जो है वो दोहराया था। ठीक है, बार बार दोहरा चुका, देखो बार बार मैंने कह दिया था, उसके बावजूद अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो भैया आप राम ही जाने फिर तो क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इसका मुझे प्रूफ देने की क्या जरूरत ही नहीं है, जो पढ़ के गया है ना भाई साहब वो उसको याद ही आ गया होगा कि यार ये तो एक से चिल्ला चिल्ला करके अपने कान खराब कर दिए थे सर ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैंने आपसे कहा नेटवर्क किसको कहते हैं, तो दो जो आपकी डिवाइसेज हैं उनमें जब आपस के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर मैं कहूँ तो कि दो डिवाइसेस को अगर अपन जोड़ देते हैं तो ये आपसी कम्युनिकेशन जो है इसको अपन नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद में इसने पूछ लिया है लेन, कि लेन नेटवर्क क्या होता है। मैंने आपसे कहा था दो डिवाइसेज आपस में गाइडेड या अनगाइडेड मीडियम से जुड़ी हुई हो, या दो से अधिक डिवाइसेज अगर आपस में जुड़ी हुई हो और उनकी मैक्सिमम रेंज जो है
वो आपकी 2 किलोमीटर तक या फिर 2 किलोमीटर से छोटी रेंज के अंदर अगर कोई भी आपका छोटा सा जो ऑफिस वगैरह हैं उनके अंदर अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो वो आपका लेन कनेक्शन कहलाता है। पूरा थ्योरी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है कि डेटा पैकेट्स को मैक एड्रेस के आधार पर सभी डिवाइसेस पर कुशलतापूर्वक अग्रेषित किया गया हो, ठीक है। अभी मैं इसमें देखो, मुझे कई सारे जो लोग हैं ना ये वो मिले कि सर इसमें तो ये जो मोडेम है ना ये होना, मोडेम नहीं था इसमें, राउटर होना चाहिए था, ऐसे बोलने वाले कई सारे लोग अपने को मिल गए थे, ठीक है ना। अब भैया राउटर इसके अंदर कैसे होगा, ठीक है ना। राउटिंग डिवाइस जो होती है वो आपके आईपी के ऊपर काम करती है। कौन से एड्रेस पर? आईपी एड्रेस के ऊपर काम करती है। इसने क्या कहा है? मैक एड्रेस। मैंने आपसे क्या कहा था? मैक एड्रेस मैंने पढ़ा है। मैक एड्रेस कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है। और इसके लिए कौन सी डिवाइस का अपन यूज करते हैं, आपने अगर नहीं भी देखा हो ना, आपने अगर इसको समझा भी नहीं हो, तो आपकी बुक के पेज नंबर 108 के ऊपर ये क्लियरली दिया हुआ है कि लेयर 3 स्विच जो होता है, लेयर 3 स्विच, या फिर मैं कहूं तो कि सिंपल ध्यान में रख लो ना यार, स्विच क्या ध्यान में रख लो, स्विच का अपन क्या करते हैं यहां पर यूज करते हैं। मैक एड्रेस यानी दो या एक जो फिजिकल कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस जो है मैक एड्रेस है, वहां पर अपन किसका यूज करेंगे? हम स्विच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्विच का। इसमें इंटरनेट से संबंधित तो कोई बात ही नहीं है, इसके अंदर बात है सिर्फ नेटवर्क की, जिसमें इंटरनेट नहीं जुड़ा हुआ है, केवल अपन डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बी के अंदर अपने को दे रखा है लेयर 3 स्विच। क्या दे रखा है? लेयर 3 स्विच अपने को दे रखा है, और पेज नंबर 108 के ऊपर इसको दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक लॉजिकल क्वेश्चन अपने से पूछा गया था। लॉजिकल क्वेश्चन का मतलब कि कई सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके यहां पर पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है कि डेस विधि का उपयोग सामान्यतः डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलो अपने को नहीं पता कि डेटा की इंटीग्रिटी क्या होती है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ एक चीजों का तो पता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंप्रेशन, क्या होता है कंप्रेशन? फाइलों को छोटे आकार में करना, या फाइलों को अपन जब दबा देते हैं, इंग्लिश में तो मान लीजिए हिंदी अनुवाद हो गया कि दबाना। कंप्रेशन का मतलब हो गया जो बड़ी फाइल है उसको छोटी फाइल में कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है? कंप्रेसिंग कहलाता है। इसके बाद में दूसरा शब्द यहां पर आ रहा है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? कि डुप्लीकेट फाइल्स को बनाना। अब ये डेटा की इंटीग्रिटी पूछ रहा है, डेटा की इंटीग्रिटी को कैसे वेरीफाई करेंगे अपन, ठीक है। तो डुप्लीकेसी से कोई वेरिफिकेशन थोड़ी होगा, यानी इंटीग्रिटी को वेरीफाई थोड़ी किया जा सकता है। डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेट बनाना या डुप्लीकेसी को छांटना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आ जाता है कैशिंग। कैशिंग किसको कहते हैं? कैश मेमोरी से रिलेटेड आ गया। किससे रिलेटेड? कैश मेमोरी से रिलेटेड। तो कैश मेमोरी क्या कर रही थी कि अपना प्रोसेसर जो है वो फास्ट होता है। अब प्रोसेसर को और रैम को दोनों का जो कम्युनिकेशन है उसको स्टेबल करने के लिए जो फास्ट डेटा प्रोवाइड करवाने का काम करता है वो कौन करता है? कैश मेमोरी करता है, और उसको क्या कहा जाता है? कैशिंग कहा जाता है। तो भाई ये तीन चीजें तो हमने क्लियर कर रखी थी ना, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म कौन सी आई है अपनी? हैशिंग। कौन सी आई है? हैशिंग। तो डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए हम लोग हैशिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैशिंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, और ये क्वेश्चन जो है ये भी अपना कई सारे क्वेश्चंस को मिला करके बनाया गया क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड सिस्टम की तुलना में अधिक उन्नत मेमोरी प्रबंधन तकनीकों की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है ना। क्या दिया है कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप कंप्यूटर है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है को एम्बेडेड सिस्टम की तुलना में अधिक उन्नत मेमोरी प्रबंधन तकनीकों की आवश्यकता क्यों होती है। भाई क्यों होती है? देखो सीधा सिंपल सा मैं आपको बताऊं, क्योंकि अपने जो लैपटॉप और डेस्कटॉप होते हैं उनके अंदर अपन कई सारे हार्डवेयर्स का यूज करते हैं, इसलिए इसके अंदर अपने को क्या चाहिए? ज्यादा मेमोरी प्रबंधन चाहिए, यानी ज्यादा मेमोरी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर देखना इसमें कि वे सीमित हार्डवेयर संसाधनों के कारण स्टैटिक मेमोरी एप्लीकेशन पर निर्भर करते हैं। नहीं, सीमित कहाँ होते हैं हार्डवेयर इसमें? डेस्कटॉप और लैपटॉप में सीमित हार्डवेयर कहाँ है? कई सारे हार्डवेयर होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वे अधिक हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो इसको एक बार अपन स्टार लगा के छोड़ेंगे। वे एक समय में केवल एक ही एप्लीकेशन रन करते हैं जिससे मेमोरी प्रबंधन सरल हो जाता है। डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो केवल एक समय में एक ही एप्लीकेशन को करते हैं क्या? नहीं, ठीक है ना, एक से अधिक एप्लीकेशन के ऊपर क्या करते हैं? काम करते हैं। एग्जांपल देता हूं ना मैं कि व्हाट्सएप चला रखा है हमने घर वालों को दिखाने के लिए टाइपिंग चला रखी है,
हमने जो है वो गाने सुनने के लिए मीडिया प्लेयर चला रखे, एक से अधिक एप्लीकेशन हो गए ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेमोरी प्रबंधन आवश्यक नहीं है। नहीं यार, मेमोरी प्रबंधन आवश्यक ऐसे नहीं है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो डेस्कटॉप और लैपटॉप में नहीं होता क्या? होता है ना। ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन देखो, ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए प्रेफर नहीं हो रहे हैं, यानी कि अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। वे अधिक हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बेसिक नॉलेज है ये, तो यानी लॉजिक के ऊपर ही तो है भैया, अगर थोड़ा सा भी अपने को पता है, लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, क्या हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो नेक्स्ट कौन सा है, विंडोज में सिस्टम सेटिंग को मॉडिफाई करते समय यूजर अकाउंट कंट्रोल की क्या भूमिका होती है? बायोस सेटअप जब अपन करते हैं, बायोस का आपने नाम सुना है, और मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि बायोस से अपन क्या क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सी लेनी है अपने को, या फिर ये सारी, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन इसको मैं कह सकता हूं कि ये थोड़ा सा क्या है, डीप क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा है? बी है, कि इसके अंदर हम लोग जो है परिवर्तन के लिए पहले अनुमति लेते हैं, किससे? प्रॉम्प्ट करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं अपन? बायोस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि टिपिकल क्वेश्चन था, और जो है बायोस वगैरह हम लोग भाई करके नहीं देखते हैं, ठीक है ना, कि बायोस एक प्रैक्टिकल चीज आ गई, कि प्रैक्टिकल जब हम करके देखते हैं, बायोस सेटअप को चेंज करते हैं, तो उसके अंदर हम फर्स्ट बूट डिवाइस लेते हैं, फर्स्ट बूट डिवाइस को वेरीफाई करने के लिए प्रॉम्प्ट चलाते हैं, ऐसा कुछ ओके। और ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है, तो ये एक क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ टेक्निकल क्वेश्चन। और दूसरी बात ये सुनना, मैंने शुरू में आपसे कहा था 20 में से 19 क्वेश्चन की गारंटी लेता था, और वही यहाँ पर है 20 में से 19 क्वेश्चन। केवल मैं इस क्वेश्चन की गारंटी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये काफी डीप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये वाला डीप हो सकता है जो अपने क्लासरूम में भी अपने सामने ना आया हो, या फिर अपने जो है वो बुक के अंदर भी अपने सामने ना आया हो। बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे अपन ने पढ़े हैं, सारे के सारे अपने बुक्स के अंदर पढ़े हैं, ठीक है ना। आपको क्वालिफाई इसको करना था, क्वालिफाई तो कब का ही हो गया था ये, ठीक है ना। इसके बाद में अगर क्वेश्चंस को अपन देखें ना, तो वो क्वेश्चंस भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमएस पावर पॉइंट में ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए सही चरण क्या है? ठीक है, पावर पॉइंट पूछ ले, एमएस वर्ड पूछ ले, तो आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही तो लेना है। क्या लेना है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लो। किस तरीके से लिया जाता है? तो मैंने आपको आपको कहानी याद है कि हम लोग अगर काम कर रहे हैं, मम्मी बीच में आ गई और कह रही है कि भाई सामान लिख लो, आपके पास में ना कोई कॉपी है ना कोई पेन है, ऐसे करके मैंने आपको समझाया था। तो इसका जो मैं बात करूं कि इसका जो चरण होंगे यानी स्टेप्स होंगी वो क्या होंगी, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले स्टेप में अपने को दे रखा है कि सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में न्यू कमांड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में न्यू कमांड पे क्लिक करेंगे, और न्यू कमांड के अंदर अपन क्या लेंगे? ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे, जिससे क्या होगा? नया प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। बुक के अंदर भी इसको स्पष्ट तरीके से क्लियरली दिया हुआ है, और आपको मैंने जो है वो जब क्लास में अपन ने जो बात की थी वो भी अपन मैंने जो कहानी है वो आपको थोड़ी सी याद दिलानी चाहिए है। पेज नंबर 75 के ऊपर इस क्वेश्चन को अपनी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, जो आप कर सकते थे आराम से। इजी क्वेश्चन अपने सामने ये बन करके निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अपना क्वेश्चन आ रहा है सॉफ्टवेयर से, बहुत ही इजी क्वेश्चन अपने से यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परस्पर निर्भरता को सही ढंग से स्पष्ट करता है। सॉफ्टवेयर जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें अपन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, और मैं आपसे कहता हूं पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब मैं बात करता हूं आपसे कहता हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अपने से कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को सही ढंग से कौन समझा रहा है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, अपन आराम से इसको देखेंगे और इसको कर सकते हैं कि कौन सा अपने को ये वेरीफाई कर रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो रन कर रहा है, किस तरीके से रन करता है। तो देखो पहला है एक डिवाइस ड्राइवर जो प्रिंटिंग कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। एक डिवाइस ड्राइवर जो प्रिंटिंग कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। भाई क्या दे रखा? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर कौन सा है अपना?
कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में है, ठीक है। नहीं, ये प्रिंटिंग को किस तरीके से कार्य क्षमता को बढ़ाएगा? नहीं, ये तो कम्युनिकेशन करवाने के काम में लिया जा रहा है, ठीक है, गलत हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर आंसर अपने को ऑप्शन अपने को देगा एक एंटीवायरस प्रोग्राम। एक एंटीवायरस प्रोग्राम है जो डिस्क स्कैन करने और मॉलवेयर हटाने के लिए सिस्टम यूटिलिटी पर निर्भर करता है, ठीक है ना। बिल्कुल, एंटीवायरस जो है वो सिस्टम यूटिलिटीज से परमिशन लेकर के ही तो जो अननेसेसरी फाइल्स है उनको हटाएगा। विचार करेंगे इसके ऊपर, स्टार लगा देते हैं इस पे। एक वर्ड प्रोसेसर जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। एक वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? जैसे अपना एमएस वर्ड, तो वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चलता है क्या? नहीं, क्लियर गलत है ये तो, ठीक है, काट दो इसको। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हार्डवेयर संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए मीडिया प्लेयर की आवश्यकता होती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हार्डवेयर संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए मीडिया प्लेयर की जरूरत होती है। हार्डवेयर को डिनाई करने के लिए मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, काट सकते हैं। दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही हट गए। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन के अंदर और पहले ऑप्शन के अंदर कि एक डिवाइस ड्राइवर जो प्रिंटिंग कार्य क्षमता प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। नहीं, प्रिंटिंग के लिए डिवाइस, ये जो आपका डिवाइस ड्राइवर है ये काम नहीं करेगा। दूसरा अगर अपन बात करें तो एक एंटीवायरस प्रोग्राम जो डिस्क स्कैन करने के लिए, मेलवेयर हटाने के लिए सिस्टम यूटिलिटी पर निर्भर करता है। बिल्कुल, एंटीवायरस जो होता है वो सिस्टम यूटिलिटी ही होता है, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर अपन इसको पढ़ते हैं और उसी का यहां पर दिया गया है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो इसको तो आराम से अपन कर सकते हैं ना, एंटीवायरस अपन पढ़ते हैं, अलग से मैं आपको बताता ही हूँ जब भी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई इनमें से बताओ कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वहां पर एग्जांपल मेरा कौन सा होता है? एंटीवायरस ही वहां पर एग्जांपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 12 नंबर। इजी है, इससे इजी तो नहीं हो सकता ना। थ्योरी में भी साफ लिखा हुआ है, थ्योरी में भी साफ लिखा हुआ है, बुक के अंदर भी क्लियर लिखा हुआ है, फिर भी अगर नहीं कर पाए तो नहीं होगा। रोम का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बुक का पेज नंबर 45, ठीक है ना, बायोस दिया हुआ है। इसके अंदर देखो, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड, यह एक क्या दे रखा है, क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, मदरबोर्ड पर जो स्थायी रोम चिप में रखा जाता है। यह बायोस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर स्थायी रोम चिप में रखा जाता है, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक, पहली लाइन लिखी हुई है। और इसमें क्या पूछ रहे हैं? रोम का मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो पहला उद्देश्य देखो इसमें, बायोस, किसको स्टोर करने के लिए? बायोस को स्टोर करने के लिए। और दूसरा इसी ऑप्शन में क्या फंसा दिया? फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए। किसको? फर्मवेयर को। तो भैया रोम का तो यूज ही अपन किस लिए कर रहे हैं? फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए। याद करो, वॉशिंग मशीन के प्रोग्राम फर्मवेयर, और वॉशिंग मशीन में कौन सी मेमोरी लगी हुई थी? रोम लगी हुई थी। कौन सी लगी हुई थी? रोम लगी हुई थी। राइट आंसर कौन सा है? बी वाला इसका राइट आंसर है। अब देखो पहला कौन सा है? रैंडम डेटा एक्सेस। रोम में रैंडम डेटा एक्सेस होते हैं? नहीं, रैंडम एक्सेस कौन किस में होंगे? रैम में होंगे, ठीक है। अरे नाम ही देख लो ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम डेटा एक्सेस, ठीक है, रैम से रिलेटेड हो गया। चलो बी को छोड़ दो, सी में आओ। स्थायी एक्सेस के लिए फाइलें स्टोर करना। स्थायी एक्सेस के लिए फाइलें स्टोर कैसे करेंगे रोम के अंदर? नहीं। नेक्स्ट, ये तो किसका हो गया? स्टोरेज डिवाइस के लिए आ गया। स्थायी अस्थायी डेटा संग्रहण, नहीं, अस्थायी डेटा संग्रहण किस में होता है? रैम में होता है। रोम के अंदर अस्थायी नहीं होता है, स्थायी डेटा स्टोरेज होता है, ठीक है। तो बायोस और फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जो अपनी रोम है उसका यूज करते हैं। भाई इतना डीपली जाओ ही मत, सीधी सी मैं आपको बात बताऊं तो बायोस का मैं सीधा सा आपको लिखाता हूं कि रोम के अंदर बायोस प्रोग्राम होते हैं। बायोस, सीमोस, पोस्ट, याद है? तो वही इसका क्या है? आंसर यहां पर बन करके अपने सामने आ रहा है। पेज नंबर को अगर आप देखेंगे तो 45 के ऊपर ये एकदम क्लियर से लिखा हुआ है कि बायोस प्रोग्राम जो होते हैं वो कहां पर स्टोर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेन संचार के लिए सामान्यतः किस प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाता है? मीडिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, गाइडेड या अनगाइडेड, ठीक है। अब आप जो है वो वेन के लिए, वेन को मैं क्या पढ़ाता हूं हर बार, क्या कहता हूं? वेन वेन वेन। वेन क्या है? इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट। अब इंटरनेट चलाने के लिए कौन सी केबल का यूज किया जाता है? शुरू की जब अपनी क्लास चलती है उसी टाइम मैंने बताया कि अमेरिका के अंदर इंटरनेट आ गया था। हमने मांगा तो उन्होंने क्या कहा? अपने से कहा कि भैया मैं दे तो दूंगा इंटरनेट, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल बिछानी पड़ेगी। वो क्या होती है? अपनी महंगी केबल है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये कहानी याद आ रही है? फाइबर ऑप्टिक केबल किसका यूज किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किस में किया जाता है? वेन में किया जाता है। किस में किया जाता है?
वेन में किया जाता है, नरेंद्र कपानी के द्वारा इसको बनाया गया था। पूरा डिटेल तो आपको दे रखा है, अब ये क्वेश्चन तो होगा ही सही आपका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 बुक के पेज नंबर 109 के ऊपर इसको क्लियरली लिखा हुआ है, उसके अंदर भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पीसी पर पासवर्ड को इनेबल करने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। कोई भी कंप्यूटर है उसके ऊपर पासवर्ड लगाने का मतलब क्या है, ठीक है। ईमेल की बॉडी, कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहाँ है, वेन हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ है ही नहीं, ठीक है। हाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें भी नहीं डाला मैंने कहा कि इतने इजी क्वेश्चन है, क्या डालना पड़ा है, ठीक है। पीसी का पासवर्ड को इनेबल करने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, पीसी के डेटा को प्रिंट करना। अरे भाई प्रिंट करने के लिए हम लोग जो है पासवर्ड तो लगाते हैं, ठीक है ना, गलत है। सुरक्षा का अतिरिक्त स्तर प्रदान करना, सोचेंगे, स्टार लगा लो। इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को कम करना, आए पासवर्ड लगा करके जो है इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को कम करेंगे, नहीं, क्लियरली ये गलत है। नेक्स्ट अगर बात करें, डेटा सिग्नल की स्ट्रेंथ को सुधार करना, डेटा सिग्नल की स्ट्रेंथ पासवर्ड से कैसे सुधरेगी, नहीं। तो क्लियरली अपने को बी ऑप्शन दे रखा है कि सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो, दिमाग वाला क्वेश्चन है अपने सामने कि मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज में कंटेंट टाइप हेडर में बाउंड्री पैरामीटर क्या दर्शाता है। क्या पूछ रहा है, मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज में ईमेल मैसेज अपने पास में आया, ये अपना एक पार्ट है, ये अपना दूसरा पार्ट है, ये बाउंड्री लाइन क्या दर्शा रही है, बाउंड्री लाइन क्या दर्शा रही है। तो देखो पहला ऑप्शन ये है, ईमेल की बॉडी को अटैचमेंट से अलग करता है, नहीं, अटैचमेंट से तो अलग नहीं करता है, ये तो नहीं कर रहे हैं ना, यहां पर तो अपना मैसेज बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, यह मल्टी पार्ट मैसेज में प्रत्येक भाग के आरंभ और अंत को चिन्हित करता है, अंत यहां हो गया और आरंभ यहां हो गया, ठीक है। अलग अलग भाग ही तो दे रखे हैं, ईमेल के अलग अलग भाग हैं, एक मेल है जिसके 2 भाग है मान लो। तो यहां पर जो आपकी बाउंड्री लाइन है वो आपको क्या दर्शा रही है, तो यहां पर भाई इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और यहां पर क्या है, यहां से इसको क्या कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए, सोच सकते हैं, स्टार लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यह प्रत्येक अटैचमेंट के फाइल साइज को सीमित करता है, नहीं, अटैचमेंट ऑप्शन ही अपना क्या है, अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट, और ये क्या पूछ रहा है, कंटेंट टाइप हेडर में बाउंड्री, कंटेंट टाइप जहां कंटेंट है उसके हेडर की बाउंड्री के बारे में पूछ रहा है, यहां पर कंटेंट लिखा हुआ है, मैसेज बॉडी में कंटेंट लिखा जाता है, अटैचमेंट ऑप्शन अलग होता है, ठीक है। यह ईमेल मैसेज की लेंथ निर्धारित करता है, ईमेल मैसेज की लेंथ निर्धारित करता है, नहीं, ईमेल को एक साथ लिख लो ना, दिक्कत कहां आ रही है, एक साथ लिख लो, लेंथ को निर्धारित नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो राइट आंसर इसमें कौन सा हो गया, फिर हमने स्टार किस पे लगाया था, बी पर स्टार लगाया था कि मल्टी पार्ट मैसेज में प्रत्येक भाग के आरंभ और अंत को क्या करता है, ये चिन्हित करता है कि ये एक मैसेज था और इसके अंदर पार्ट अपने 2 थे, ये अपना अंत को प्रदर्शित कर रहा है और ये अपना आरंभ को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना सोचने वाला सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन इसको माना जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक आस्की कैरेक्टर का बिट में साइज कितना होता है, बिट में साइज पूछा है, आस्की कैरेक्टर का, भैया कैरेक्टर, चल ठीक है, तेरे को आस्की का पता नहीं है, वैसे तो आस्की का पता है लेकिन कंप्यूटर वाली आस्की का पता नहीं है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं पता तुझे, छोड़ दे। कैरेक्टर का तो पता है, कितने बिट होती है, करी आता है यार, कहाँ है, 8 बिट, कितना, 8 बिट, मेमोरी यूनिट में लिखा हुआ है ना कि एक जो करेक्टर है वो कितने बिट का होता है, 8 बिट का, कितने बिट का, 8 बिट का, और वही निर्धारण किसमें किया गया है, आस्की कोड में किया गया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर किया गया है। तो इजी क्वेश्चन है ना, याद अगर रहे अपने थोड़ा सा तो, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स का पहला ही तो जो अपन यूनिट्स लिखते हैं उसी के अंदर तो है ये, ठीक है। नेक्स्ट, और इसको तो मैं करके भी दिखाता हूँ कि भैया 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से अपन करके देखते हैं कि नहीं देखते, 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 5 6 7 8 8 बिट का एक करेक्टर बनता है, ये सब करके देखते हैं, ठीक है। याद आ गया होगा, नहीं याद आए तो भैया दोबारा पढ़ो, ठीक है, याद आ जाएगा, अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो, एमएस वर्ड 2010 में किसी पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने की के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया है भैया, इंडेंट बढ़ाने के लिए,
3 बार पढ़ाता हूँ इंडेंट। कितनी बार? 3 बार। कहाँ से? शुरुआत कर देता हूँ रूलर बार से। शुरुआत कहाँ से कर देते हैं? रूलर बार से शुरुआत कर देते हैं कि रूलर बार से इंडेंट सेट किया जा सकता है। और वहीं पर मैं आपसे कहता हूं कि इंडेंट आपके 4 प्रकार के होते हैं। और याद आ रहा है डमरू? याद आ रहा है क्या डमरू? कि इधर तो होता है पूरा डमरू और इधर होता है आधा डमरू। ये होता है लेफ्ट इंडेंट। क्या होता है? लेफ्ट इंडेंट होता है। और ये क्या होता है? राइट इंडेंट होता है। कौन सा इंडेंट होता है? राइट इंडेंट। मैं इसको डमरू कहता था क्लास में, याद आ रहा है कुछ? इसको डमरू कहता था। और क्या कहता था कि लेफ्ट इंडेंट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। ये क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इंडेंट होता है, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट इंडेंट जो है उसको बढ़ाना, लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाना ही बाय डिफॉल्ट इंडेंट है। तो अगर किसी भी इंडेंट का नाम नहीं दे रखा है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? लेफ्ट इंडेंट पूछ रहा है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? बढ़ाने की तो होती है कंट्रोल एम, और घटाने की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होती है डिक्रीज करने की। बढ़ाने का मतलब क्या है? तो कंट्रोल के साथ में एम जैसे दबाओगे ये डमरू इधर सरकता जाएगा, इधर चला जाएगा, आगे चला जाएगा, बीच में जगह रह जाएगी। यहाँ पैराग्राफ के और इसके जो आपकी एमएस वर्ड की विंडो की एज है उन दोनों के बीच में जगह हो जाएगी, जिसको इंडेंट कहा जाता है। 3 से 4 बार पढ़ा देता हूँ यार, फिर भी याद नहीं आ रहा है तो आप जानो या फिर आपकी राधा जाने, ठीक है। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एम। और अगर पढ़ा नहीं, क्लास में नहीं बैठा, बोले नींद आती थी हमें तो, ठीक है ना, तो पेज नंबर 56 पर दे रखा है। पेज नंबर 56 पर दे रखा है इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम, और इसी के नीचे दे रखी है डिक्रीज इंडेंट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। पेज नंबर 56, पेज नंबर 56। भाई ये पेज नंबर 56 है ना, इससे 4 क्वेश्चन आए अपने सीजीएल मेंस के कंप्यूटर के पेपर में। 4 क्वेश्चन आए। कौन कौन से? एक तो ये बुलेट्स की शॉर्टकट की पूछी गई थी जो आपके 20 जनवरी को जो पेपर था उसमें थी। दूसरा अपने को क्या पूछ लिया? इंडेंट पूछ लिया। तीसरे के अंदर अपने को ये अलाइनमेंट पूछ रखे थे। और चौथा क्वेश्चन अपने को पूछ रखा था स्टाइल ग्रुप का। किसका पूछ रखा था? स्टाइल ग्रुप का। 56 नंबर पेज, एकमात्र पेज से 4 क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन में से। 40 में से 4 क्वेश्चन केवल 56 नंबर पेज से हैं। और मैंने आपसे क्या कहा है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है थ्योरी के वो 125 हैं अपनी बुक के अंदर। जो बाईलिंगुअल है आधा कर दिया जाए तो 63 पेज आपको पढ़ने को मिलते हैं। हिंदी वाला 63 पढ़ेगा, इंग्लिश वाला 63 पढ़ेगा, ठीक है ना। तो 63 पेज के अंदर एक एक पेज ऐसा आ गया जिसमें 4 क्वेश्चन जो है वो अपने कंटिन्यू 4 क्वेश्चन यहाँ पर डाल रखे हैं। और 2 क्वेश्चन अपने 18 तारीख की एग्जाम में आ गए और 2 क्वेश्चन अपने 20 तारीख की एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या दे रखा है? एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन यूजर को डॉक्यूमेंट, हाँ यही 56 नंबर पेज वाला ही, ठीक है ना। एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन यूजर को डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बाईं ओर, टेक्स्ट को दाईं ओर अलाइन करने या पूरे पेज पर इसे जस्टिफाई करने की सुविधा देता है, ठीक है ना। इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, मैं पैराग्राफ ग्रुप जब भी पढ़ाता हूं तो आपको जब ये थ्योरी लिखवाता हूं किस तरीके से लिखवाता हूं, याद है कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। ये क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट है कि इधर जो लाइनें होंगी वो एक के बाद एक होंगी, राइट साइड में कहीं भी चली जाएं। ये होता है कंट्रोल प्लस एल। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एल होती है। ये आपका राइट अलाइन होता है कि लेफ्ट में लाइनें कहीं पर भी चली जाओ, लेकिन लेफ्ट में लाइन कहीं पर भी चली जाओ, राइट में जो लाइन होंगी वो एक के बाद एक होंगी, यानी इधर से अलाइन होंगी, ठीक है। नहीं है तो कंट्रोल, इनको सबको सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ में आर दबा दो। इसके बाद में मैंने कहा था कि वही पोइम जो है वो पेज में कहाँ लिखी जाती है? तो पेज के बीचों बीच लिखी जाती है, सेंटर अलाइन। क्या है? सेंटर अलाइन है। और मैंने कहा था इसकी शॉर्टकट की ध्यान में रख लेना, कंट्रोल प्लस ई। चलो ये तो नहीं पूछा, लेकिन इसने इन चारों को एक जगह करके पूछ लिया कि इसमें होता क्या, ये कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है। नेक्स्ट अपने को जस्टिफाई पूछ लिया फुल पेज के अंदर, कंट्रोल प्लस जे। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस जे इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है ना। अब ढूंढो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कहां पर मिलने वाला है, पूछ क्या रहा है, तो ठीक है। तो देखो फोर्थ ऑप्शन जो है उसके अंदर दे दिया सीधा सा पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? यूजर को डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बाईं ओर, बीच में, दाईं ओर या फिर जस्टिफाई, चारों जो आपके अलाइनमेंट है उनके नाम डाल दिए
और उसके बाद में कह दिया कि सुविधा कौन देता है, तो कौन देता है, पैराग्राफ अलाइनमेंट देता है। कौन देता है, पैराग्राफ अलाइनमेंट देता है। टेक्स्ट के अलाइनमेंट को बाईं और बीच में दाईं और एडजस्ट करना या इसे जस्टिफाई करने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा है, डी। पेज नंबर कितने पर दिया हुआ है, वही 56 नंबर, वही कौन सा नंबर है, 56 नंबर के ऊपर ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता दिया ना आपको कि एक क्वेश्चन ये वाला, दूसरा क्वेश्चन ये वाला, तीसरा क्वेश्चन ये वाला और चौथा क्वेश्चन ये वाला। 4 क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन में से एक ही पेज के। एक पेज भी क्या मान रहे हो, ये लो भाई आधा पेज है। क्या है, आधा पेज। इधर तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वही चीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज बहुत ही इजी, इससे इजी क्वेश्चन नहीं डालेगा, इससे एजुकेशन नहीं डालना भाई, फिर तो आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संबंध में कथन सही कौन से हैं। ठीक है, कौन सा गलत है, यूं मानो कौन सा सही है और कौन सा गलत, निम्न कौन में से कथन सही है, कौन सा सही है। देखो सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, बोला था मैंने। ठीक है, कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है वो क्या कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। ये ब्रेन कहलाता है, खोपड़ा कहलाता है। ठीक है, दिमाग कहलाता है। ये सही है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, सीपीयू में 3 इकाइयां होती हैं, बिल्कुल 3 इकाई होती हैं। याद करते थे कि हम अपन लिखते थे भाई, इधर मैं लिख देता था इनपुट, क्या लिखता था, इनपुट लिखता था। यहाँ पर आपका लिखता था प्रोसेस और यहाँ पर मैं लिखता था आउटपुट। तो मैंने क्या कहा था कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पर कुछ होने वाला है, क्योंकि मैंने इसको नीचे लिख दिया है। तो मैं क्या लिखता था, रजिस्टर, क्या लिखता था, रजिस्टर मेमोरी, ALU, और तीसरा कौन सा होता है, CU होता है। ठीक है, तीनों पार्ट हैं क्या, देख लो। पहला दे रखा है नियंत्रण कक्ष, CU बिल्कुल है। दूसरा दे रखा है ALU, पूरा नाम भी बताता था हमें, चारों ऑप्शन लिख करके पूरे नाम बताए हुए हैं। ALU का पूरा नाम क्या होता है, कल परसों कुछ नहीं होता, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल नहीं होता है, ऐसा करके बताते थे, याद आ गया होगा। तीसरा यहां पर दे रखा है कैश मेमोरी, कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। मेमोरी कौन सी है, सीपीयू की। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू की मेमोरी है। तो दूसरा कथन इसका क्या है, गलत है। तो केवल एक सही डी में दे रखा है, कहां दे रखा है, डी में दे रखा है, केवल एक सही है और दूसरे वाला कथन क्या है, गलत है। मोर डिटेल चैप्टर नंबर 5 में डायरेक्शन, यहां पर आपको डायरेक्शन दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का पूरा ये रहा, जिसको अपन क्लासरूम के अंदर भी करते हैं। ठीक है, आगे आंसर यहां से इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी नहीं बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के वायरस से संक्रमित होने का सामान्य संकेत क्या है। सामान्य संकेत क्या है कि आपके कंप्यूटर में मान लो वायरस आ गए, आपके मोबाइल में वायरस आ गए, रे कंप्यूटर को छोड़ दो, मोबाइल में वायरस आ गए, अब बताओ कि उसका सामान्य संकेत क्या है। फास्टर सिस्टम बूट समय, यानी कि फास्ट हो जाएगा बूटिंग समय, यानी कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जल्दी से ऑन हो जाएगा। वायरस क्या अंदर से रिचार्ज कर रहे हैं कंप्यूटर को, नहीं ना। दूसरा, हार्ड ड्राइव स्पेस में वृद्धि हो जाएगी, 500 GB की हार्ड डिस्क थी और वो जो है वायरस आने से 1 TB की हो गई। नॉनसेंस है। सिस्टम सुरक्षा में सुधार हो जाएगा, तब तो वायरसों से भर लो, वायरसों से कंप्यूटर को भर लो। ठीक है ना, नहीं, तीनों ऑप्शन गलत। इसके बाद में अपने को दे रखा है सिस्टम का असामान्य रूप से धीमा होना और अप्रत्याशित त्रुटियां। राइट आंसर डी है, ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑफिसर लाइन की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, ये क्या लगा दिया, ठीक है ना, ये क्या लगा दिया यहाँ पर, तो ये अपने गलत लगा हुआ है। वायरस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जहां पर अपन ने वायरस लिख रखा है, यानी नेटवर्क सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो अपना पहला वायरस का जहां पर कंटेंट शुरू होता है वहीं पर अपने को क्या दिया हुआ है कि वायरस का इफेक्ट क्या होता है, वो सारे अपने को दे रखे हैं। वैसे इफेक्ट और ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको तो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे ही सही कर सकते हैं। आई होप आपका क्वेश्चन पेपर भी इसी अनुसार अच्छा गया होगा, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं लगा होगा अगर आपने ढंग से पढ़ा है, ढंग से तैयारी की है तो। बाकी अगर 18 तारीख का पेपर आपका कंप्यूटर का गलत चला गया है और अगर मान लीजिए कि आपके अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नंबर बन रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर आप पास भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2.5-3 महीने अपने ध्यान लगा करके कंप्यूटर, 1-1 घंटा कंप्यूटर को देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इस बार का आपने पेपर देख करके ये जान लिया होगा कि जो कंप्यूटर है वो सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर पानी फेरने के लिए तैयार हो गया था। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आए जिन्होंने यही कहा कि भाई 356 नंबर बन रहे हैं सर, लेकिन कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। उनकी शक्ल पहली बार देखी थी मैंने, क्योंकि वो मेरी क्लास में कभी आए ही नहीं थे। ठीक है, ऐसा है।
तो अपनी बुक जो है, कंटेंट जो इसके अंदर दिया हुआ है उसका भी आप ध्यान रखेंगे कि ये आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, और बहुत ही इजी कंटेंट, इजी लैंग्वेज के अंदर है, बहुत ही छोटा है, 63 पेज ज़्यादा नहीं होते, इससे छोटा नहीं कर सकते, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर हार्डवेयर भी आ गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए, नेटवर्क सिक्योरिटी भी आ गई, नेटवर्किंग भी आ गई, सारे सिस्टम अतरम सुटरम जितने भी है सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो आप ये 63 पेज जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं, और किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। हर एग्जाम के 90% क्वेश्चन जो है वो इन 63 पेज से क्या हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं। उसके बाद में 10% जो कंटेंट बचता है वो आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक आईटी सब्जेक्ट है, यानी कि लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है, तो कहीं से भी कोई भी लॉजिक बनाएगा और अपने को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए, निराश मत होइए, क्योंकि अगर मान लीजिए कंप्यूटर के आप पेपर गड़बड़ हो गया है, दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है ना, आपकी तैयारी अच्छी है ना, और सब्जेक्ट्स की तैयारी का पता लग गया ना कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी है, ठीक है, दोनों की तैयारी को बढ़ाओ। अगली जो एग्ज़ाम होती है उनके अंदर और भी जोश से एग्ज़ाम दीजिए, और ऐसा ही पेपर रहने वाला है, इससे कोई ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा, बहुत ही इजी सा था, आपने भी देखा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनने वाला है, और ज़्यादा तैयारी को करिए। इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अगली बार बड़ी रैंक के ऊपर सिलेक्शन होगा आपका, ये मेरी उम्मीद है आपसे। जय हिंद, जय भारत।